बेटा लास्ट क्लास में मैंने नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिस्कशन स्टार्ट किया था। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो दो क्लासिफिकेशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन के, solution which deviates positively from Raoult's law and solution which deviates negatively from Raoult's law, उनका comparative study हमने देखा था। इसमें लास्ट पॉइंट जो हमने कंसीडर किया वो ग्राफिकल एनालिसिस के थ्रू जो है, अगर पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले केसेस को कंपेयर करें तो एक का कर्व मैंने बनाया था और दूसरे का कर्व मैंने बोला था उसी पैटर्न पे आपको ड्रॉ करने के लिए। तो ड्रॉ कर लिया है नेगेटिव डेविएशन वाला कर्व। चलो ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स हैं, कौन से सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और कौन से सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें पहले जो डिफरेंट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन तब दिखाता है जब जो नया इंटरैक्शन है वो पुराने इंटरैक्शन से वीक होता है, और सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन तब दिखाता है जब नया इंटरैक्शन पुराने इंटरैक्शन से स्ट्रांग होता है। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो अलग अलग टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। तो आप नोट करो, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ various intermolecular forces, order of strength of various intermolecular forces। तो अगर स्ट्रेंथ वाइज कंसीडर करें, सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन को। आयन डाइपोल इंटरैक्शन ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ध्यान देना, यहाँ पे हम सेकेंडरी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। वैसे तो आयन आयन इंटरैक्शन जो है इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, बट हम यहाँ पे सेकेंडरी इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए आयन डाइपोल इंटरैक्शन को हमने सबसे ऊपर रखा है। तो सबसे स्ट्रांग है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इसके बाद फिर हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रेंथ वाइज, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिडर करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद फिर कंसिडर करते हैं डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंटरैक्शन इसके बाद फिर कंसिडर करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। और सबसे वीक इंटरैक्शन है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। ये वीकेस्ट है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है। सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरैक्शन, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
उसके बाद डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, फिर डायपोल इंट्यूस इंटरैक्शन, फिर इंड्यूस डायपोल इंटरैक्शन। अब जैसे देखो, अगर मान लो पहले जो कंपोनेंट्स हैं, मान लो कि पहले जो कंपोनेंट्स हैं प्योर फॉर्म में, तो वहां पे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है। प्योर फॉर्म में जब कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। और जब हम नया कंपोनेंट ऐड करते, तो नया कंपोनेंट ऐड करने के बाद अगर मान लो ऑब्जर्व हो रहा है आयन डायपोल इंटरैक्शन, न्यू कंपोनेंट को ऐड करने के बाद ये जो नया इंटरैक्शन ऑब्जर्व हुआ वो आयन डायपोल इंटरैक्शन। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही थी और बाद में आयन डायपोल इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि पुराना इंटरैक्शन वीक है, नया इंटरैक्शन स्ट्रांग है। तो अगर नया इंटरैक्शन स्ट्रांग है तो ऐसी सिचुएशन में क्या ऑब्जर्व होगा? नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होगा। आपको इस तरीके से डिसाइड करना है, ठीक है। अगर पहले ऑब्जर्व हो रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाद में ऑब्जर्व हो रहा है आयन डायपोल इंटरैक्शन, नए मतलब जो नेक्स्ट नए कंपोनेंट को ऐड करने के बाद आयन डायपोल इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो न्यू इंटरैक्शन है वो स्ट्रांग है इन कंपेयर टू ओल्ड इंटरैक्शन। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होना चाहिए। और अगर मान लो पहले ऑब्जर्व हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है और बाद में ऑब्जर्व हो रहा है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, इसका मतलब है कि पुराना इंटरैक्शन स्ट्रांग है, नया इंटरैक्शन वीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जर्व होगा पॉजिटिव डेविएशन। इस तरीके से यहां पे हमें एनालिसिस करनी है, तो यहां पे पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व होगा। तो आपको ये देखना है कि जो ओल्ड इंटरैक्शन है उसके कंपेयर में न्यू इंटरैक्शन क्या है, स्ट्रेंथ वाइज उससे स्ट्रांग है या उससे वीक है। अगर उससे स्ट्रांग है तो नेगेटिव डेविएशन, और अगर उससे वीक है तो पॉजिटिव डेविएशन। ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब जरा आप नोट करो कुछ एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन के। पहले लिखो एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नंबर 1, वाटर प्लस इथेनॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, वाटर प्लस इथेनॉल। अब आप यहां पे देखो, वाटर जब फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहां पे ऑब्जर्व होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथेनॉल भी अगर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो इथेनॉल में भी क्या ऑब्जर्व होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होती है उतनी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथेनॉल में नहीं होती। अब जरा देखो इसकी वजह क्या है। इथेनॉल मॉलिक्यूल ये, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल। आप देख रहे हो OH पार्ट तो दोनों में प्रेजेंट है, OH पार्ट यहां भी है और OH पार्ट यहां भी है। यहां पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये इथाइल ग्रुप क्या करेगा? ऑक्सीजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर कम हो जाएगा, और पोलर कैरेक्टर कम होने से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी इन कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व इन वाटर। वैसे तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि इस बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर जो है वो कम है। ठीक है, तो अब अगर अगर जैसे मान लो कि प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्योर इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट वाटर और इथेनॉल एक साथ प्रेजेंट है तो उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। जो स्ट्रेंथ वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, वो स्ट्रेंथ वाटर और इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है। इसका मतलब कि जो नया इंटरैक्शन इथेनॉल को ऐड करने पे ऑब्जर्व हो रहा है वो वीक है इन कंपेयर टू वन ऑफ द ओल्ड इंटरैक्शन, वाटर प्लस वाटर। ठीक है, तो वाटर प्लस वाटर इंटरैक्शन के कंपेयर में वाटर प्लस इथेनॉल इंटरैक्शन वीक है, तो इस वजह से यहां पे ऑब्जर्व होना चाहिए पॉजिटिव डेविएशन। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? Hydrogen bonding observed between water and ethanol is weaker than the hydrogen bonding observed between water and water. Therefore, water plus ethanol mixture show positive deviation. दूसरा एग्जांपल देखो। ठीक है, तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो, एसीटोन है पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड है एसीटोन, और कार्बन डाइसल्फाइड है नॉन पोलर। एसीटोन इज पोलर, कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉन पोलर। ठीक है, तो एसीटोन के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है कौन सा इंटरैक्शन? डायपोल डायपोल। एसीटोन के अंदर ये वाला इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, डायपोल डायपोल, क्योंकि एसीटोन मॉलिक्यूल पोलर है। एसीटोन के अंदर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन है, और कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में ये वाला इंटरैक्शन ऑब्जर्व होता है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन। अगर आप एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड को कंसीडर करोगे तो एसीटोन इज पोलर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉन पोलर, तो मतलब एसीटोन इज अ डायपोल, whereas carbon disulfide is a induced dipole. Carbon disulfide induced dipole है, एसीटोन डायपोल है, तो मतलब एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड में नया इंटरैक्शन ऑब्जर्व होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, ये वाला। और पहले एसीटोन के बीच में क्या ऑब्जर्व हो रहा था? डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। तो पहले डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा था, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, और बाद में ऑब्जर्व हो रहा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, वीक इंटरैक्शन, इसलिए ये दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन। अब इसी तरीके से देखो, अगर हम कंसीडर करें एसीटोन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब इसमें भी सेम फैक्टर काम करेगा। एसीटोन पोलर है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन होगा। अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन होगा। तो एसीटोन में पोलर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, और एसीटोन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन, मींस न्यू इंटरैक्शन इज वीकर देन दैट ऑफ ओल्ड इंटरैक्शन। तो इसलिए यहां पे भी क्या ऑब्जर्व होना चाहिए? पॉजिटिव डेविएशन ऑब्जर्व होना चाहिए। ये एग्जांपल समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। इसी तरीके से एक एग्जांपल आप और नोट कर लो यहाँ पे, इथेनॉल प्लस
साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। अब आप यहां पे देखो, इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी। साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। दोनों को एक साथ कंसीडर करोगे तो इथेनॉल इज अ डाइपोल और साइक्लोहेक्सेन इज इंड्यूस्ड डाइपोल, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन मिक्स करने पे ऑब्जर्व होगा। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही थी, बाद में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ऑब्जर्व होता है, तो न्यू इंटरेक्शन इज वीकर देन दैट ऑफ ओल्ड इंटरेक्शन, इसलिए ये भी क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा बताओ? तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साइक्लोहेक्सेन में इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, वाटर प्लस साइक्लोहेक्सेन में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसका मतलब न्यू इंटरेक्शन इज वीकर देन दैट ऑफ ओल्ड इंटरेक्शन, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन दिखाना चाहिए। तो ये इसको भी पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जांपल में आप लिख सकते हो। तो ये सब पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है। अब आप लिखो एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन, एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहले इस एग्जांपल को देखो, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। अब देखो यहाँ पे वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी H बॉन्डिंग है, यहाँ भी H बॉन्डिंग है। जब आप नाइट्रिक एसिड को वाटर में ऐड करते हो तो नाइट्रिक एसिड आयनाइज हो जाता है, ये डिसोसिएट कर जाता है, तो ये आयंस बना लेगा। बाद में वो आयंस वाटर यानी कि डाइपोल के साथ इंटरैक्ट करेंगे। तो पहले दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और बाद में आयन डाइपोल इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा है, तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस। ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाना चाहिए, ठीक है, इसको भी नेगेटिव डेविएशन दिखाना चाहिए। यहाँ भी पहले दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2SO4 को वाटर में ऐड करोगे तो आयनाइज हो जाएगा, बाद में आयन डाइपोल इंटरैक्शन ऑब्जर्व होगा। एनिलीन प्लस वाटर, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एनिलीन में भी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बट जब एनिलीन वाटर से कंबाइन करता है तो एनिलीन वाटर से कंबाइन करके बना लेगा एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर से कंबाइन करके फॉर्म कर लेता है एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड।
और फिर ये आयनाइज हो जाएगा। तो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही, बाद में आयन डायपोल इंटरेक्शन ऑब्जर्व होगा, क्योंकि ये एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड वाटर से इंटरेक्ट करेगा। तो एनिलीनियम आयन वाटर के साथ, हाइड्रोक्सिल आयन वाटर के साथ, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन बाद में ऑब्जर्व होगा, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। इसी तरीके से एक और बहुत फेमस एग्जांपल, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में भी गिवन है ये एग्जांपल। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब जरा देखो कैसे दिखाते हैं। ये हो गया एसीटोन, और इसके साथ प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म। आप यहां पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके पास लोन पेयर। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके पास लोन पेयर। इधर अगर आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। आपको ये बात पता है कि वही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है जहां पे हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड हो विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तब कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अगर आप इस केस को देखो तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है विथ कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से बहुत कम है। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के कंपेयर में बहुत कम है। लेकिन यहां पे है क्या, कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच है। कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच है और ये क्लोरीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तीनों पे, और कार्बन पे ढेर सारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कार्बन पे 3 डेल्टा पॉजिटिव और क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है और कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है कि फिर उससे अटैच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है विथ ऑक्सीजन। यानी कि अब आप देखो, ये पोलर था, ये भी पोलर था, बट ये अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा था, ये भी अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा था। बट जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। तो पहले प्योर फॉर्म में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ऑब्जर्व हो रहा था, और मिक्स करने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही है। मिक्स करने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि न्यू इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ओल्ड इंटरैक्शन, देयरफॉर नेगेटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस सर।
यहाँ बताओ ये किस टाइप का, किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाली कैटेगरी को या नेगेटिव डेविएशन वाली कैटेगरी को? नेगेटिव डेविएशन कैसे? नेगेटिव डेविएशन ऑब्जर्व हो रहा है, एक्सप्लेन करोगे तो साहब, एक्सप्लेन करो जरा बेटा। बोलो भाई। अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाए फिर तो ये तुक्का है। बाकी लोगों को क्या लगता है? अरे भाई कुछ ज्ञान दो, कुछ बताओ आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस एग्जाम्पल को लेकर के। कुछ थोड़ा खोपड़ी चलाओ, ऊपर वाले ने इतनी बड़ी खोपड़ी दी है। अच्छा ये कैसा कंपाउंड है, कुछ पता है आपको? एसिडिक, ओके, चलो लिख देते हैं एसिडिक है। हाँ ठीक है, एसिडिक है। और तुषार ने बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होती है। अरे भाई तुषार जो है, तुम इतना टाइप वाइप कर रहे हो, क्या तुम्हारा वो स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओके, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये एसिडिक है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और इसके बारे में क्या विचार है आपका? इसका नेचर कैसा है? इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसका नेम बता सकते हो? इस कंपाउंड का नेम बता सकते हो? पिरिडीन, सही है, इसको पिरिडीन बोलते हैं। तो ये कंपाउंड कैसा बिहेवियर दिखाता है? न्यूट्रल कंपाउंड है, बेसिक है, एसिडिक है। ओके, चलो ठीक है भाई, बेसिक है। अच्छा जब एसिड और बेस एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है? अगर एसिड और बेस एक साथ प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा।
ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होगा भाई? ये H पॉजिटिव देगा और ये H पॉजिटिव लेगा। इसका मतलब है कि ये बन जाएगा एसीटेट आयन, और ये बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? पिरिडीनियम आयन। कुछ समझ में आया? पहले एसिटिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व हो रही थी। पिरिडीन को अगर देखा जाए तो स्लाइटली डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ऑब्जर्व हो रहा था। लेकिन जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो एक साथ प्रेजेंट होने पे ये आयंस फॉर्मेशन कर लेते हैं और बाद में आयन डायपोल इंटरैक्शन ऑब्जर्व होने लगता है। ठीक है, बाद में ये आयन डायपोल इंटरैक्शन दिखाने लगते हैं। अब आयन डायपोल इंटरैक्शन अगर ये दिखाएंगे तो इसका मतलब कि न्यू इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ओल्ड इंटरैक्शन, देयरफॉर नेगेटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड। समझ में आया कि नहीं? अरे ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आपको अपना दिमाग चलाना आना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हर एग्जाम्पल जो आपके सामने आए सब पहले से देखा हुआ हो। अगर कोई नया एग्जाम्पल आ रहा है तो आपको इतना सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, विथ एग्जाम्पल मैंने आपको ये सारी बात बता दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट नोट करो, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन देखो, देखो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, separation of component, separation of component from a boiling liquid mixture, separation of component from a boiling liquid mixture, separation of component from a boiling liquid mixture where component possess sufficient difference, where component possess sufficient difference in their boiling point, where component possess sufficient difference in their boiling point, where component possess sufficient difference in their boiling point। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट में एक डिफरेंस है तो ऑब्वियसली उनकी वोलेटिलिटी में भी डिफरेंस होगा। Where component possess sufficient difference in their boiling point is termed as distillation, is termed as distillation, is termed as distillation। आगे लिखो, distillation is governed by, distillation is governed by, distillation is governed by Konovalov's rule। Konovalov's rule, जो डिस्टिलेशन फिनोमिना है वो इस रूल के थ्रू गवर्न होती है। डिस्टिलेशन इज गवर्न्ड बाय कोनोवोलोव्स रूल।
ठीक है, तो अब देखो डिस्टिलेशन क्या है, बोला डिस्टिलेशन एक फिजिकल सेपरेशन मेथड है। डिस्टिलेशन एक फिजिकल सेपरेशन मेथड है जहां पे दो या दो से ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मिक्सचर प्रेजेंट होता है, लेकिन उन कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि उन कंपोनेंट्स के वोलेटिलिटी में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। उन कंपोनेंट्स की के बॉइलिंग पॉइंट में, या बोल सकते हो उन कंपोनेंट्स की वोलेटिलिटी में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर हम उस बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं, उस बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर से कंपोनेंट का सेपरेशन कर रहे हैं, तो इस फिनोमेना को डिस्टिलेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्टिलेशन तभी यूज होगा जब कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होगा। तो अब जरा देखो ये कोनोलॉफ्स रूल क्या है। कोनोलॉफ्स रूल में आप नोट करो, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, distillate, according to this rule, distillate, also called still, इसको still भी बोलते हैं। distillate, also called still, is always enriched. Distillate, also called still, is always enriched, is always enriched in terms of more volatile component, in terms of more volatile component. Distillate, also called still, is always enriched in terms of more volatile component. तो ये कोनोवॉलोव्स रूल है कि बोल रहा है जब कभी हम किसी लिक्विड मिक्सचर को बॉयल करेंगे, तो लिक्विड मिक्सचर को बॉयल करने पे जो वेपर प्रोड्यूस होगा, यानी कि जो डिस्टिलेट प्रोड्यूस होगा, वेपर को डिस्टिलेट बोलते हैं, तो जो वेपर प्रोड्यूस होगा मींस जो डिस्टिलेट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के टर्म्स में इनरिच होगा। मींस उस बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर के अंदर मोर वोलेटाइल का जितना मोल फ्रैक्शन है उससे ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसका डिस्टिलेट में होगा। ये है कोनोवॉलोव्स रूल। ठीक है, अब जरा देखो, अब मैं कोनोवॉलोव्स रूल को यहां पे फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये है, इसको बोलेंगे डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम। यहां से फीड को एंटर कराते हैं, फीड, और इसको बोलते हैं बॉइलिंग बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। अब देखो, मान लो कि इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, ए एंड डी, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी।
अगर लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन है XA और लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन है XB, तो जब हम इसका डिस्टिलेशन कराते हैं तो वेपर प्रोड्यूस होता है। जो वेपर प्रोड्यूस होता है वो ऊपर की तरफ कॉलम में मूव करता है और वो हमें यहां से टॉप से मिलता है। ठीक है, वेपर ऊपर की तरफ मूव करता है और ये हमें टॉप से मिलता है। इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। डिस्टिलेट बोलते हैं इसको, और इसी को स्टिल बोला जा रहा है, स्टिल। ठीक है, अब डिस्टिलेट के अंदर भी ए और बी प्रेजेंट होंगे। ए और बी यहां भी प्रेजेंट होंगे। अब मान लो यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन है YA और बी का मोल फ्रैक्शन है YB। इसी तरीके से जो लिक्विड वेपराइज नहीं हो पाया वो हमें बॉटम से मिलता है। इसको हम बोलते हैं बॉटम्स और रेजिड्यू। इसको बॉटम्स और रेजिड्यू बोलते हैं। इसके अंदर भी ए और बी प्रेजेंट होंगे। अब मान लो यहाँ पे ए और बी का मोल फ्रैक्शन XA प्राइम और XB प्राइम है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये एज्यूम किया है कि कंपोनेंट ए जो है वो मोर वॉलेटाइल है। इफ कंपोनेंट ए इज मोर वॉलेटाइल, तो अगर कंपोनेंट ए मोर वॉलेटाइल है, अगर कंपोनेंट ए मोर वॉलेटाइल है तो क्या होगा? जो डिस्टिलेट होगा वो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट के टर्म्स में हमेशा इनरिच होता है अकॉर्डिंग टू कोनोलॉव्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू कोनोवोलोव्स रूल, YA इज ग्रेटर देन XA होना चाहिए। मतलब कंपोनेंट ए जो मोर वोलेटाइल है उसका जो कंपोजिशन होगा इन डिस्टिलेट, वो कंपोनेंट ए का जो कंपोजिशन है इन बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर उससे ज्यादा होगा। तो YA इज ग्रेटर देन XA। अब इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ऊपर की तरफ ए ज्यादा जा रहा है, बी कम जा रहा है। इसका मतलब कि नीचे की तरफ इसका उल्टा होगा, नीचे की तरफ बी ज्यादा आएगा, ए कम आएगा। तो अगर आप बोल रहे हैं YA इज ग्रेटर देन XA, तो ऑब्वियसली फिर ये बोलोगे कि XA प्राइम इज लेस देन XA। XA प्राइम इज लेस देन XA या XB प्राइम इज ग्रेटर देन XB, ये हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कोनोलॉव्स रूल। ये बात समझ में आ रही बेटा? अब देखो, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है डिस्टिलेशन के मीन टाइम, जब डिस्टिलेट का कंपोजिशन बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर के कंपोजिशन के बराबर होता है। और ऐसा जब ऑब्जर्व होता है तब हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑब्जर्व होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो आप यहां पे लिख लो, सर एक बार लास्ट स्क्रीन दोबारा दिखाना। रुक जाओ।
यस सर, हो गया। तो अब आप लिखो, इन केस ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, that is constant boiling mixture Konovalev's rule is not followed and distillation phenomena becomes useless as no separation is possible by distillation. Where XA is equal to YA, ये होता है बेटा। तो अगर XA is equal to YA है तो ऑब्वियसली XB is equal to YB होगा। इनफैक्ट जो XB प्राइम होगा वो भी वही होगा, और यहाँ पे ये XA प्राइम भी यही होगा। इसका मतलब कोई सेपरेशन हो ही नहीं रहा। तो जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर प्रेजेंट होता है तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को आप डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर ही नहीं सकते, इसीलिए बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में कोनोलॉप्स रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि कोनोलॉप्स रूल के अकॉर्डिंग तो डिस्टिलेट हमेशा एनरिच होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कोनोलॉप्स रूल क्यों फॉलो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस। अब देखो, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फर्दर डिटेल को समझने से पहले मैं आपको एक कर्व यहां पे बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन कर्व। डिस्टिलेशन कर्व डिस्टिलेशन कर्व। अब देखो डिस्टिलेशन कर्व क्या है, डिस्टिलेशन कर्व प्लॉट है, प्लॉट बिटवीन प्रेशर and mole fraction of component in liquid phase as well as
pressure and mole fraction of component in vapor phase is called distillation curve. यहां पे आपको एक चीज और लिखनी चाहिए, साइमल्टेनियस प्लॉट। हम दो प्लॉट को एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं। अरे रिपीट करने वाली क्या बात है तुषार, सब तो लिखा हुआ है। साइमल्टेनियस प्लॉट बिटवीन pressure and mole fraction of component in liquid phase as well as pressure and mole fraction of component in vapor phase is called distillation curve. तो जैसे हम यहाँ पे P और XA और P और YA के बीच में साइमल्टेनियस प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग हम T और XA और T और YA के बीच में भी साइमल्टेनियस प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं दोनों कर्व को यहां पे साइड बाय साइड ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, दोनों कर्व को साइड बाय साइड ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अगर कंपोनेंट ए मोर वोलेटाइल है तो ये होगा पीबी नॉट और ये होगा पीएन। अब देखो, जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है, जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जिसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। भाई जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि वो कम टेम्परेचर पे ही इतना वेपर प्रेशर जनरेट कर लेगा कि वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के टर्म्स में बात करें तो जो B का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा ज्यादा और A का बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। ये TB नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर B एंड TA नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर A है। ठीक है, अब देखो, अगर आप इस एक्सिस पे प्रेशर बढ़ा रहे हो, आप इस एक्सिस पे क्या कर रहे हो, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगा बेटा बताओ? फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होगा? गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो फिजिकल स्टेट पे कैसे चेंज होगा? गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। हाँ ठीक है, गैस टू लिक्विड होना चाहिए। सर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं? हाँ, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके सर। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट में चेंज कैसे हो रहा है? गैस टू लिक्विड। इसका मतलब अब आप देखो,
और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की, ठीक है, हम यहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो P और XA के बीच में कर्व को अगर कंसीडर करें, पहले गैस होगा फिर लिक्विड, पहले P और YA के बीच में कर्व, देखो ये तो होगा, ये होगा आइडियल वाला केस, ये आइडियल वाला केस है, लीनियर वेरिएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नॉन लीनियर वेरिएशन होता है। P और YA के बीच में कर्व जो है, यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, ये P और YA के बीच का कर्व है। तो अगर आप इस कर्व के नीचे देखोगे तो इस कर्व के नीचे ये जो है गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होगा वेपर, यहाँ पे वेपर प्रेजेंट होगा। तो P और XA के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो P और XA के बीच में कर्व यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व होता है। ये जो प्लॉट मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा पे बेस्ड है। अब इन्होंने अपने आप से ही कलर बदल दिया। तो ये जो नीचे वाला कर्व है ये P अगेंस्ट YA है, और ये जो ऊपर वाला कर्व है ये है P अगेंस्ट XA, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे यहाँ ऊपर की तरफ जो है ये प्योर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसके नीचे ये प्योर वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस रेड कलर वाले कर्व के ऊपर ये प्योर लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इन बिटवीन, ठीक है, अगर आप इन बिटवीन देखोगे तो यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, इसके इन दोनों कर्व के बीच में लिक्विड प्लस वेपर एक साथ प्रेजेंट हो। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये जो P और YA के बीच में कर्व है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व, ये सैचुरेटेड वेपर कर्व है। और P और XA के बीच में जो कर्व है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, ठीक है। तो ये P और XA के बीच में जो कर्व है ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, और P और YA के बीच में जो कर्व है ये सैचुरेटेड वेपर कर्व। अब आप देखो, प्रेशर बढ़ाने पे तो फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसा चेंज होगा बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसा चेंज होगा? लिक्विड टू वेपर और लिक्विड टू गैस। तो आप देखो यहां पे जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे उसमें सैचुरेटेड वेपर कर्व, सैचुरेटेड वेपर कर्व वो इस तरीके से लाई करेगा, और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व वो इस तरीके से लाई करेगा। सैचुरेटेड लिक्विड कर्व इस तरीके से लाई करेगा, सैचुरेटेड वेपर कर्व इस तरीके से लाई करेगा। तो ये वाला जो कर्व है ये T अगेंस्ट YA है,
और ये वाला जो कर्व है ये T अगेंस्ट XA, ठीक है। यहाँ पे प्योर लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, इधर ऊपर की तरफ प्योर वेपर एग्जिस्ट करेगा, और इन बिटवीन लिक्विड प्लस वेपर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये P और XA वाला कर्व ड्रॉ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और T और XA वाला कर्व ड्रॉ होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये वाला कर्व कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ होता है और ये वाला कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ होता है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों कर्व वैसे ही हैं, जैसे यहाँ पे अगर बीच में एक मिरर लगा दो, अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दो, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसी की मिरर इमेज हो जाती है। P और XA वाला जो कर्व है उसी का मिरर इमेज होगा T और XA वाला कर्व। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। तो जो P और X वाला कर्व है उसमें सैचुरेटेड वेपर कर्व नीचे और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व ऊपर होता है। T और X वाले कर्व में सैचुरेटेड लिक्विड कर्व नीचे और सैचुरेटेड वेपर कर्व ऊपर होता है, उल्टा हो जाता है। अब देखो ये डिस्टिलेशन कर्व की क्या इंपॉर्टेंस है, अब इस बात को ही समझ लेते हैं। तो आप नोट कर लो, डिस्टिलेशन कर्व इज यूज्ड, डिस्टिलेशन कर्व इज यूज्ड टू डिटरमाइन, distillation curve is used to determine, distillation curve is used to determine the number of distillation steps required. Distillation curve is used to determine the number of distillation steps required to perform. Distillation curve is used to determine the number of distillation steps required to perform a particular separation, to perform a particular separation. जैसे आपने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, पीछे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपने देखा था कि स्टार्टिंग कंपोजिशन जो है वहां पे 0.6 था और पहली बार डिस्टिलेशन कराया तो उसका कंपोजिशन हो गया 0.81 और दूसरी बार जब डिस्टिलेशन कराया तो उसका कंपोजिशन हो गया 0.93। यानी कि आपसे ये बोला जाए कि भाई उस लिक्विड मिक्सचर का इनिशियल कंपोजिशन 0.6 है और हमें फाइनल कंपोजिशन 0.93 चाहिए, तो 0.6 से 0.93 कंपोजिशन तक ले जाने के लिए हमें कितने डिस्टिलेशन स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ डिस्टिलेशन स्टेप्स हमें यूज करने पड़ेंगे कंपोजिशन को 0.6 से 0.93 तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे 2 डिस्टिलेशन स्टेप यूज करने पड़ेंगे। 2 बार आपने डिस्टिलेशन कराया, पहले उस लिक्विड मिक्सचर को आपने डिस्टिल किया तो उसका जो वेपर मिला उस वेपर को कंडेंस करके दोबारा से डिस्टिल किया, तब जाकर के आपको वो सेपरेशन मिला। ठीक है, और आपने देखा कि उस वो सेकेंड कंपोजिशन को निकालने के लिए आपको कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा था। ठीक है, वही सारा काम आप ग्राफिकली कर सकते हो कुछ मिनट्स में। ठीक है, तो अब जैसे देखो मिनट्स क्या, मैं बोल रहा हूं कि कुछ सेकंड्स में आप वो काम कर सकते हो। जरा देखो कैसे करते हैं।
मान लो P और XA के बीच में डिस्टिलेशन कर्व गिवन, कंपोनेंट ए मोर वोलेटाइल है, इसे एजम्पशन के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। ये हो गया सैचुरेटेड लिक्विड कर्व और ये हो गया सैचुरेटेड वेपर कर्व। ठीक है, ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है ऊपर वाला और नीचे वाला सैचुरेटेड वेपर कर्व। अब देखो इनिशियल कंपोजिशन, मान लो जीरो 0.3 है, इनिशियल कंपोजिशन 0.3 है और फाइनल कंपोजिशन हमें चाहिए, एज्यूम करते हैं 0.85 चाहिए, 0.85 चाहिए। इनिशियल 0.3 है, फाइनल 0.85 चाहिए। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है 0.3, ये तो लिक्विड मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड मिक्सचर में A का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि दिस इज XA। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता करना है कि कितने डिस्टिलेशन स्टेप्स के थ्रू हम कंपोजिशन को 0.3 से 0.85 तक ले जाएंगे। 0.3 से 0.85 तक कंपोजिशन को ले जाने के लिए हमें कितने डिस्टिलेशन स्टेप्स यूज करने हैं। तो क्या करेंगे, यहां से पहले एक वर्टिकल, जो इनिशियल कंपोजिशन है वहां से पहले एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं सैचुरेटेड लिक्विड कर्व के ऊपर, क्योंकि ये कंपोजिशन लिक्विड का है तो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व के ऊपर एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। अब ये वर्टिकल लाइन सैचुरेटेड लिक्विड कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो सैचुरेटेड वेपर कर्व को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को पता करते हैं और फिर वहां से हम एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां से एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, इससे हमें मिलेगी एक YA वैल्यू। ठीक है, ये XA वैल्यू थी और उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहां से YA मिल गया। मतलब जब हम इस लिक्विड को डिस्टिल करेंगे तो डिस्टिलेट का कंपोजिशन इतना होगा, इसके डिस्टिलेट का कंपोजिशन ये होगा। अब ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्टिलेट कंपोजिशन है वो रिक्वायर्ड कंपोजिशन से कम है। इसका मतलब कि एक बार डिस्टिलेशन कराने पे हमें ये कंपोजिशन नहीं मिला, कंपोजिशन जो अचीव हुआ वो उससे कम है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीडिस्टिल करना पड़ेगा। अब रीडिस्टिल करने का मतलब है कि ये नया जो लिक्विड मिक्सचर होगा उसका कंपोजिशन हो जाएगा ये, दिस इज XA'। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिस्टिल कर रहे हैं, तो दोबारा से डिस्टिल करने का मतलब है कि फिर से अब हम यहां से एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, कहां पे, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व के ऊपर। अब वो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है सैचुरेटेड लिक्विड कर्व को, वहां से हम फिर से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सैचुरेटेड वेपर कर्व को जहां से इंटरसेक्ट कर रही है वहां से हम एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे और हमने देखा कि ये वर्टिकल प्रोजेक्शन उस पॉइंट से थोड़ा आगे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 स्टेप में ये रिक्वायर्ड सेपरेशन हमने अचीव कर लिया। ठीक है, कितने स्टेप, कितने डिस्टिलेशन स्टेप्स हमें यूज करने पड़े, 2 स्टेप यूज करने पड़े। ध्यान देना, आंसर कभी 1.5 नहीं होगा, 1.7 स्टेप बता रहे हो, 1.8 स्टेप बता रहा है, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा एक स्टेप काउंट होगा। वैसे तो सेपरेशन थोड़ा पहले ही अचीव हो गया था, लेकिन ये पूरा स्टेप काउंट किया जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन x वैल्यू को y वैल्यू से रिलेट कर रही है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड टाई लाइन। इसको बोलते हैं टाई लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टाई लाइन बोलते हैं। तो टाई लाइन उस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं जो इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ लिक्विड और वेपर को रिलेट करती है। ठीक है, लिख लो टाई लाइन की डिफिनीशन। टाई लाइन की डिफिनीशन लिखो, हॉरिजॉन्टल लाइन which relates the composition of liquid with equilibrium composition of its vapor, composition of liquid with equilibrium composition of its vapor, equilibrium composition of its vapor is called tie line, तो अब बताओ बेटा ये डिस्टिलेशन कर्व कैसे यूज करेंगे, समझ में आ रहा है इसका अप्रोच? यस सर। मतलब अगर डिस्टिलेशन कर्व गिवन हो तो आप एक गिवन सेपरेशन में कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे उनको तो फटाफट काउंट कर सकते हो ना। तो ये हो गई एनालिसिस डिस्टिलेशन कर्व की। अब आप नोट करो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। That is constant boiling mixture. Azeotropic mixture, that is constant boiling mixture. नोट करो इसके बारे में, लिखो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, there exists a composition. For non-ideal solution there exists a composition. For non-ideal solution there exists a composition at which equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal. For non-ideal solution there exists a composition at which equilibrium composition of liquid and vapor becomes equal, and therefore distillation phenomena becomes useless. For this mixture. And therefore distillation phenomena becomes useless for this mixture.
देखो, such mixture is called such mixture is called a geotropic mixture, a geotropic mixture or constant boiling mixture, or constant boiling mixture. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म कब होगा? ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है? तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉप, ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉप बोलते हैं. कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉप. अब देखो, एजियोट्रॉप के फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है उसमें फर्स्ट कंडीशन लिखो. फर्स्ट कंडीशन लिखो, द डिफरेंस इन वॉलेटिलिटी, the difference in volatility, the difference in volatility of the component, the difference in volatility of the component must be small. The difference in volatility of the component must be small. तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तब बनेगा जब कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होगा, कंपोनेंट के वॉलेटिलिटी में कम डिफरेंस होगा, कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होगा, या आप बोल सकते हो कंपोनेंट के वॉलेटिलिटी में कम डिफरेंस होगा, तब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा. ये पहली कंडीशन. नंबर टू लिखो, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, deviation from ideality must be large. Deviation from ideality must be large. तो बोला कि कंपोनेंट्स आइडियलिटी से बहुत ज्यादा डेविएटेड होने चाहिए. ठीक है, कंपोनेंट्स का डेविएशन आइडियलिटी से बहुत ज्यादा होना चाहिए. नंबर 3 लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेट should be equal to, mole fraction of distillate should be equal to the mole fraction of boiling liquid mixture. Mole fraction of distillate should be equal to the mole fraction of boiling liquid mixture. यानी कि yi is equal to xi, ये होना चाहिए. तो अगर ये कंडीशन कहीं पे फुलफिल होती है तो वहां पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा. तो एजियोट्रॉप फॉर्मेशन कंडीशन क्लियर हुई बेटा? यस सर. ठीक है, कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी में कम डिफरेंस होना चाहिए, कंपोनेंट का डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी लार्ज होना चाहिए, और बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन और डिस्टिलेट का कंपोजिशन बराबर होना चाहिए. अब आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. क्लासिफिकेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. तो लिखो, दे आर ऑफ टू टाइप्स. They are of two types. Number 1, minimum
बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब जरा देखो इसका क्या मतलब है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल रहे हैं, मतलब मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। जब एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन अचीव होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कर्व में मिनिमा आता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कर्व में मिनिमा आ रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर कर्व में मैक्सिमा आना चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा P और X और T और X, P और X और T और X कर्व में उल्टा ऑब्जर्व होता है। एक का अगर सैचुरेटेड लिक्विड कर्व नीचे है तो दूसरे का सैचुरेटेड लिक्विड कर्व ऊपर होता है। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है मिनिमा इन बॉइलिंग पॉइंट एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। ठीक है, तो अब जरा आप इसका डिटेल लिखो, इसका डिटेल लिखो। व्हेन पॉजिटिव डेविएशन, अच्छा एक और बात समझो बेटा, जैसे मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट कर्व में मिनिमा आ रहा है तो वेपर प्रेशर कर्व में मैक्सिमा आ रहा है। वेपर प्रेशर कर्व में मैक्सिमा का मतलब क्या है? मैक्सिमा का मतलब अगर आइडियलिटी वाला जो कर्व है, जो लीनियर कर्व है, उसके ऊपर कर्व लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर लाई कर रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए। तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो पॉजिटिव डेविएशन वाले केसेस में फॉर्म होता है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो when positive deviation from ideality, when positive deviation from ideality, when positive deviation from ideality is large, when positive deviation from ideality is large and difference in volatility of the component is small, when positive deviation from ideality is large and difference in volatility of the component is small, then there exists a composition, at which composition of boiling liquid mixture becomes equal to the composition of distillate, चलो फिर से रिपीट कर देता हूं। When positive deviation from ideality is large, and difference in volatility of the component is small, then there exists a composition at which composition of boiling liquid mixture becomes equal to the composition of distillate, At this stage minimum boiling azeotropic mixture is obtained. मैं फटाफट इसकी ग्राफिकल एनालिसिस कर देता हूं। दूसरी डिफिनीशन, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसको आप इसी बेसिस पे खुद से समझ सकते हो। और अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, डिफिनीशन नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब तुम्हें ये भी नहीं समझ में आया।
तो सेकंड केस मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, ठीक है। अब जैसे देखो, पहले P और X के बीच में कर्व ड्रॉ करो। कंपोनेंट ए इज मोर वोलेटाइल, ये हम यहां भी एज्यूम करके चल रहे हैं, लेकिन दोनों की वोलेटिलिटी में बहुत कम डिफरेंस है। मतलब पीबी नॉट और पीए नॉट में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी लार्ज होना चाहिए। इसका मतलब ये काफी ऊपर जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी लार्ज है, इसलिए ये काफी ज्यादा डेविएट करेगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी उससे काफी ऊपर जाएगा। तो ये तो हो गया। अगर आप यहां पे देखो तो ये कर्व जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है बेटा, ये सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है। जो इसका सैचुरेटेड वेपर कर्व है, सैचुरेटेड वेपर कर्व जो है वो दो पार्ट में ब्रेक होता है। सैचुरेटेड वेपर कर्व यहां पे दो पार्ट में ब्रेक होता है। अगर आप इस पॉइंट को देखो, यहीं पे मिलता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यहां पे अगर आप देखोगे तो x वैल्यू और y वैल्यू बराबर है। बेसिकली जब एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन अचीव होता है तो वहां पे जो टाई लाइन होती है ना, वो एक पॉइंट बन जाती है। एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पे टाई लाइन रिड्यूसेस टू बिकम अ पॉइंट, ये ऑब्जर्व होता है। तो ये P और X वाला कर्व है। अब अगर हम यहाँ पे T और X वाला कर्व को देखें, ये हो गया टीबी नॉट, और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट इससे थोड़ा ही कम होगा, टीए नॉट। अब यहाँ पे जो सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है वो ऐसा ऑब्जर्व होगा, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व ऐसा ऑब्जर्व होगा, और जो सैचुरेटेड वेपर कर्व होगा वो ऐसा ऑब्जर्व होगा। अब आप देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कर्व, ये बॉइलिंग पॉइंट कर्व है टी और एक्स वाला। बॉइलिंग पॉइंट कर्व में एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पे क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कर्व अगर कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए कर्व। ये ग्राफिकल एनालिसिस समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। इसके दो एग्जाम्पल हैं, फटाफट बस ये एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर क्लास को कंप्लीट करता हूं। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बट जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जिन पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस वो बता रहा हूं। हाँ मुझे पता है, बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में समराइज कर रहा हूं। लिख लो फर्स्ट एग्जाम्पल, वाटर प्लस इथेनॉल। वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, ब्रैकेट में लिख लेना 95.6% इथेनॉल होना चाहिए, 95.6% इथेनॉल होना चाहिए। तो 95.6% अगर इथेनॉल है और 4.4% वाटर है, तब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म होगा, और वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल होगा। तो ये जो एजियोट्रॉप है उसका बॉइलिंग पॉइंट आप नोट कर लो, 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल करता है। ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 78.15 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिखो,
pyridine plus water, pyridine plus water, pyridine plus water, एजोट्रॉपिक कंपोजिशन पे 57% pyridine होता है, 57% pyridine, 57% pyridine, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 92.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 92.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब आप इसी के बेसिस पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की खुद से डिफिनीशन लिख लेना, और उसके लिए जो कर्व होगा वो कर्व भी आप ड्रॉ कर लेना खुद से। ठीक है, कर्व भी आप खुद से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूं। कल की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो लेक्चर मैंने शेयर किया है वो लेक्चर्स जो है आप कंप्लीट कर लो उसको। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।